मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए वो टाइम आ गया है कि आप अब कमर कस लें, अपनी तैयारी को पूर्ण कर लें। दोस्तों, आप देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री के टॉपिक को हम अपने वीडियो में लेके आए हुए हैं, और इसके पहले कुछ विज्ञान के वीडियो भी हमारे में प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। अगर अब आपने मेरे वीडियो को स्किप करके आगे जाना चाहा तो वास्तव में आप बहुत भारी भूल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स बनना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो प्रश्न आपके पास लाई जा रही है वो सभी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न होने वाली है। दोस्तों, यही प्रश्न जो है आप अन्य यूट्यूब चैनलों पर देखेंगे, उसमें एक प्रश्न में आधे आधे घंटे का टाइम निकाला जाता है। और जितने प्रश्न हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और ये जो प्रश्न आपके समझ आ रहे हैं, इतने प्रश्न कोई अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः आप खुल के तैयारी कीजिए हमारे साथ, और देखिए कितने बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न लेके आ रहे हैं। और मेरे वे प्रश्न होने वाले हैं कि आपको प्रश्न को देख करके आपको ये मालूम होगा कि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। चलिए, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधा चलेंगे अपने प्रश्नों की तरफ और देखेंगे कौन कौन से हमारे प्रश्न हमारे होने वाले हैं। अब जो है, आप कमेंट को कस लीजिए और हमारे वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आप प्रश्नों को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद आपकी संपूर्ण तैयारी है, न कि टाइम पास। चलते हैं अब। आप सब देख रहे हैं इसके नोट्स को, आप नोट्स को देख लीजिएगा। मैं चाहता तो इस किताब का जो नोट्स में दिया गया किताब का, इसको मैं स्किप कर सकता था, लेकिन यह आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आपके समक्ष ये नोट्स को भी ले आ रहा हूं, ताकि आपको कहीं डाउट हो तो आप नोट्स को भी पढ़ सकें। चलिए, अभी हम कोशिश करते हैं। आप जो भी हमारे वीडियो में कमी हो, आप एक बार हमें कमेंट करके बता दें। जैसा कि एक छात्रा हैं जायसवाल जी, उन्होंने हमें कमेंट करके बताया, तो वीडियो में सुधार किया गया। तो अतः आपको जैसी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करिए, वैसे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। चलिए, देखते हैं, प्रश्नों के तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं नोट्स। चलिए, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप नोट्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप नोट्स को स्किप कीजिए, तो मैं नोट्स को भी इसको स्किप करता जाऊंगा। लेकिन आपकी राय जरूरी है, इसलिए आप अपनी राय हमें वीडियो में देते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भी आप व्याख्या देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, इसे वीडियो को पुश करके देख देख लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर हम पढ़ने बैठे तो बहुत सारा टाइम हमारा। एमपीपीसीएस का रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1753 ईस्वी, बी 1757 ईस्वी, सी 1764, डी 1773। सही आंसर होने वाला है डी 1773। चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यह है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्राविधान किया गया था? ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, और सी 1813 का चार्टर अधिनियम, और डी 1833 का अधिनियम। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ए अपना सही आंसर है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर का अपना है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय
की स्थापना हुई। ये आप देख रहे हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 और आप फिर देख रहे हैं चार्टर अधिनियम 1853, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारतीय संविधान अधिनियम 1950। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला था, ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? ए पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1909 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1858 का अधिनियम, ई इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आंसर क्या है, तो ई इनमें से कोई नहीं। चलिए व्याख्या के लिए हम ऊपर की व्याख्या को देखते हैं। देखिए व्याख्या लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया था और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टेफन सीजर, ली मैस्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। दोस्तों अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो आप ये ना समझें कि जो क्वेश्चन आपके है वो आपका 1857 से ही ऊपर पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहीं से भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी आपके पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अतः अपना टाइम हमारे चैनल पर दें और हर प्रश्न को ध्यान से देखें। और आप कोई प्रश्न आपको ऐसा लगे कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप उसको नोट्स पे लिख लें। चलते हैं अब 7 नंबर की तरफ। यह आपका क्वेश्चन होने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? ए एलिजा इम्पे, बी कोर्टनी इलवर्ट और सी फिलिप फ्रांसिस और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं ए एलिजा इम्पे। चलते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर अपना क्वेश्चन ये है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1786 ईस्वी का एक्ट और डी 1813 ईस्वी का एक्ट। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर होने वाला अपना सी 1786 ईस्वी का एक्ट। चलते हैं 9 नंबर की तरफ और 9 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए है और आपके लिए ही यह चैनल बना हुआ है। अपना ये नंबर है 9 नंबर, बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसलिंग के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1786 का एक्ट और सी 1793 का चार्टर एक्ट और डी 1813 का चार्टर एक्ट। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो बी 1786 का एक्ट। चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है, 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों के बीच न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अधिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण क्या था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि जिला कलेक्टर की राजस्व संग्रह की दक्षता अन्य कार्यों के बोझ न रहने से बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और बी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि न्यायिक शक्ति अनिवार्य रूप से यूरोपियनों के हाथ में होनी चाहिए, जबकि जिलों में राजस्व संग्रह का कार्य भारतीयों को सौंपा जा सकता है। सी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संक्रेदिक इतनी विस्तृत शक्ति के सतर्क हो गया था कि महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। डी है, न्यायिक कार्य के लिए भारत का गहरा ज्ञान और कानून में अच्छा प्रशिक्षण होना आवश्यक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस महसूस करता था कि जिला कलेक्टर को केवल राजस्व संग्राहक होना चाहिए। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सी लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर के सेकेंद्रिक इतने विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था कि
और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम सत्ता का होना अवांछनीय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे यह क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। ए 1793, बी 1803 और सी 1813 और डी 1833। सही आंसर होगा अपना सी 1813। चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न के तरफ। ये वीडियो चूंकि लंबी होने वाली है, इसके बाद से जितनी भी वीडियो आएंगी सभी लंबी वीडियो होती जाएंगी। देखिए अब आप देख रहे हैं अपना 12 नंबर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन अपना बनता है, आप देख रहे हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम और डी 1873 का चार्टर अधिनियम। देखते हैं सही आंसर है हमारा ए 1813 का चार्टर अधिनियम। चलते हैं अब नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह अपना क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। ए 1793 का चार्टर एक्ट, बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट, डी 1853 का चार्टर एक्ट और ई इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो बी 1813 का चार्टर एक्ट। चलते हैं अब 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह अपना क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है। ए इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी, बी इसने भारत के औद्योगिकरण पर जोर दिया, सी इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया और डी इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने के लिए स्वीकृति दी गई। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं सी अपना सही आंसर है, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चलते हैं अब नेक्स्ट आपके 15 नंबर की तरफ। यह है, चार्टर एक्ट 1833 के में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था। ए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। देखते हैं बी और सी और डी में क्या है, उसके बाद से देखते हैं आंसर की तरफ चलेंगे। बी आपका है, आपका काउंसलिंग में परम सत्ताधिकारी के पदमान को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना और सी काउंसलिंग में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता के सभी शक्तियां प्रदान करना और डी गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं डी गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन अपना होने वाला है, लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति में निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ए एचिसन आयोग द्वारा, बी हाव हाउस आयोग द्वारा और सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो अपना सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। चलते हैं अब 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, बीपीएससी 2003 का, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। ए 1833 में, बी 1853 में और सी 1858 में, डी 1882 में। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर अपना है बी 1853 में। चलते हैं अब 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक ए चार्टर एक्ट 1793, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1853 और डी चार्टर एक्ट 1833। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सी चार्टर एक्ट 1853। अपना 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतरिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS
की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? ए 1922, बी 1923, सी 1924, डी 1925। देखते हैं सही आंसर तो ए 1922। चलते हैं अब 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं कूट में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने उत्तर के तरफ। आप कूट देख रहे हैं, कूट में लिखा है ए है केवल एक, बी है केवल दूसरा, और सी आपका है पहला और दूसरा, और डी है न तो पहला न तो दूसरा। सही आंसर अपने का है सी, ए और दो दोनों। 21 नंबर का है, नीचे एक तथा सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में और सूची दो में देखिए, एक नियंत्रण परिषद की स्थापना। पहला, नियामक अधिनियम 1773। बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। सी, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813। और डी, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। चौथा है चार्टर अधिनियम 1833। कूट आपके दिए हुए हैं ए बी सी डी में, आप देखिए दिए हुए हैं। सीधा चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर होता है अपना बी आपका होगा। वो कैसे होगा देखिए, सही सुमिलित इस प्रकार है, कंपनी की वाणिज्यिक विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राज्य संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश बसने का कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1813। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। चार्टर अधिनियम 1833। इस प्रकार जो है अपना विकल्प क्या है, अपना बी अपना सही उत्तर होगा। आप देख रहे हैं बी में क्या दिया गया है, ए का दूसरा दिया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना, पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। और आप देख रहे हैं बी का क्या दिया गया है, आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप चलिए चलते हैं। यहाँ पे 22 नंबर का है अपना है, सोचिए भारत की उपनिवेशिक सरकार के अधिनियम को सूची दो प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक, भारत की उपनिवेशिक सरकार के अधिनियम, और सूची दो में है प्रावधान। ए है चार्टर एक्ट 1813। पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। और बी है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सी है एक्ट ऑफ 1858। तीसरा है शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और डी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के निवेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा। कूट आपके दिए गए हैं, कूट को नौ देखते हुए चलते हैं सीधे व्याख्या की तरफ। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उसका चीन तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर सम्राट को सौंप दिया। इस अधिनियम को 1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा से नामित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना था।
23 नंबर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना अधिनियम के अंतर्गत की गई। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, स्टेट स्टेलमेंट अधिनियम 1781 और सी चार्टर अधिनियम 1813 और डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना डी होगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। चलते हैं अब 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन अपना किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पीस इंडिया एक्ट 1784 और सी चार्टर एक्ट 1813 और डी चार्टर एक्ट 1833। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं, उसके बाद से अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए यदि प्रश्न में चाय व शक्कर के स्थान पर चाय व चीन के साथ वाक्य होता तो विकल्प डी सही होता। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया है। 25 नंबर का अपना क्वेश्चन है, यह है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। ए 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा और डी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सही आंसर है। चलते हैं अब 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ए 1832, बी 1833, सी 1834 और डी 1835। सही आंसर क्या है, तो सही आंसर अपना सी 1834। चलते हैं अब नेक्स्ट 27 नंबर पे। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित किया गया। ए 1837 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, बी 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, डी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। सही आंसर देखते हैं क्या है, तो सही आंसर अपना है सी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। अब चलते हैं सीधा 28 नंबर के प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दूसरा, सी एक व दो दोनों और डी है नौ तो पहला नौ तो दूसरा। देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर अपना है बी केवल दूसरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। निम्नांकित में से किस एक्ट ने भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, बी सी है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 और डी है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। सही आंसर क्या है, तो बी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। जल्दी जल्दी में हम सभी ने 29 प्रश्नों को हम सभी ने टच कर लिया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें होने वाले हैं, अतः आप धैर्य बनाए रहें और सभी प्रश्नों को जो है नोट्स पे लिखते रहें, या अगर जो सबसे आपको लगते हैं कि हाँ ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप उससे अपने नोट्स पे लिख लें। वैसे जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सभी अपने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप देख रहे हैं 30 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं, यह है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? ए इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, सी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892 और आपका डी है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909।
सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर होने वाला अपना बी, अपना ए, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। 31 नंबर पे आते हैं, यह है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ए भारतीय परिषद नियम 1861, बी भारतीय परिषद नियम 1892, सी भारतीय परिषद नियम 1809 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो सही आंसर क्या है आप सब बताएं कि सही आंसर क्या होगा। इससे पहले अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का आंसर होगा अपना बी, भारतीय परिषद नियम 1892। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। ए 1909, बी 1861, सी 1867, डी 1892। सही आंसर क्या है देखते हैं, डी 1892। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नों की तरफ। ये अपना क्वेश्चन होने वाला है बीपीएससी 2015 का। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। ए 1835, 1867, 1878 और 1908। फिर से 1854, 1864 और 1872, 1910। सी 1854, 1872, 1908 और 1910। डी 1867, 1908, 1910, 1919। देखते हैं सही आंसर क्या है तो ए अपना सही आंसर होगा 1835, 1867, 1878, 1908। चलिए व्याख्या की तरफ आते हैं, व्याख्या को एक बार देखते हैं। देखिए व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। विधानों की दमनकारी नीतियों को जारी करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार के इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। अब देखिए आ गया है 34 नंबर का क्वेश्चन। यह है आपके द्वारा, देखिए कब कब क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। 1861, बी 1851, सी 1871 और डी 1881। सही आंसर होगा अपना ए 1861। 35 नंबर का क्वेश्चन अपना है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। ए 1861 का इंडियन काउंसलिंग एक्ट, बी 1892 का इंडियन काउंसलिंग एक्ट, सी 1909 का इंडियन काउंसलिंग एक्ट और डी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सही आंसर क्या है देखते हैं, सी अपना सही आंसर होगा 1909 का इंडियन काउंसलिंग एक्ट। चलते हैं अब 36 नंबर की तरफ। ये अपना क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। ए भारतीय काउंसलिंग अधिनियम 1892। अन्य बी देखते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं, उसके बाद डी देखते हैं क्या आंसर होने वाले हैं। उसके बाद सीधा चलेंगे अपने उत्तर के तरफ। आप देख रहे हैं बी में है मिंटो मार्ले सुधार 1909, सी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और आपका फिर से आपका डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर अपना होने वाला है बी मिंटो मार्ले सुधार 1909। जिस प्रश्न का आपका उत्तर न समझ में आया आप एक बार व्याख्या को जरूर देख लीजिएगा। अब है बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी चार्टर अधिनियम 1833, सी पीट इंडिया अधिनियम 1784, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है देखते हैं, डी अपना भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलते हैं अब 38 नंबर की तरफ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। ए मांटेग्यू घोषणा के नाम से, बी मार्ले घोषणा के नाम से और सी मिंटो घोषणा के नाम से और
डी है चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं ए मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। चलते हैं अब 39 नंबर की तरफ। ये अपना क्वेश्चन देखिए, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड क्लाइव, बी हेक्टर मुनरो, सी लॉर्ड मैकाले, डी सर लियोनेल कर्टिन और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर इसका जरूर मालूम होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं आंसर क्या होने वाला। तो आंसर अपना होगा आपका डी सर लियोनिन कर्टिस अपना सही आंसर होगा। चलते हैं अब 40 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये अपना क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ए भारतीय परिषद नियम 1909 का आधार बनी, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी। और आपका डी है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर अपना है बी, आपका सही आंसर होने वाला है। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। चलते हैं 41 नंबर की तरफ। ये अपना क्वेश्चन है, 1919 को जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए लॉर्ड जॉर्ज और बी जॉर्ज हैमिल्टन और सी सर सैमुअल हॉट और डी लॉर्ड सेलिसबरी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर अपना होने वाला है ए लॉर्ड जॉर्ज, सही आंसर है। चलते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ए 1892, बी 1909, सी 1919, डी 1935। सही आंसर क्या है, तो सी 1919 सही आंसर है। अब चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्देशित करता है? ए केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन, बी दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, और सी है दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, और डी प्रांतों में प्रत्यायुत विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। सही आंसर क्या है, तो डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए 44 नंबर का अपना क्वेश्चन यह है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? ए सामाजिक सुधार, बी शैक्षिक सुधार, सी पुलिस प्रशासन में सुधार, डी संवैधानिक सुधार। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं डी संवैधानिक सुधार सही आंसर है। 45 नंबर का अपना क्वेश्चन है, भारत सरकार नियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? ए न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, बी केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, सी भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो बी अपना सही आंसर होगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता। चलते हैं अब 46 नंबर की तरफ। द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था? ए 1861, बी 1892, सी 1909 और डी 1919। सही आंसर क्या है, तो डी अपना सही आंसर है 1919। 47 नंबर का अपना क्वेश्चन है, यह है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। असत्य कथन को चिन्हित करने के लिए कह रहा है। तो ए यह अधिनियम पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, बी इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और वर्ष 1921 में लागू हुआ, और डी मॉन्टेग्यू भारत में राज्य सचिव में लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना होगा ए, यह अधिनियम पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, भाषा का अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रहीं। आपका कारण आर आपका दिया गया, सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को
प्रत्यायोजित किया गया था। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही उत्तर है? ए दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर क्या है? तो डी अपना सही आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। आप यहाँ पे देख रहे हैं भारत सरकार नियम 1919 के प्रशासन में विषयों को दो भागों में बांटा गया था। केंद्रीय सूची में 47 विषय शामिल थे जिसमें रक्षा, विदेश नीति, पेटेंट और कॉपीराइट, मुद्रा, संचार, वाणिज्य और पोत परिवहन, नमक और कपास पर उत्पाद शुल्क, आयकर, लोक ऋण आदि। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधानमंडल में निहित थी। राष्ट्रपति में 50 विषय शामिल थे जिनमें स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, सफाई, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, कानून और व्यवस्था आदि। इन विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति के राज्यों के पास थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह केंद्रीय सूची के विषय को राज्य के महत्व का घोषित कर राज्य विधान परिषदों को उस पर कानून निर्माण का एक अधिकार सौंप दे या राष्ट्रपति के विषय पर केंद्रीय विधानमंडल को विधि निर्माण का अधिकार दे दे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1919 में शक्तियों का यह विभाजन संघात्मक व्यवस्था का एक रूप है। इस तरह कथन ए असत्य का कारण आर सत्य है। 49 नंबर अपना क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए द्विशासन का अर्थ प्रांतों में उत्तरदायी शासन का बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था। आप देख रहे हैं उपयुक्त संदर्भ में निम्न से कौन सा एक कथन सही उत्तर है? देखते हैं कूट देखते हैं। ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना सही आंसर होगा। दोनों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों अब चलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। 50 नंबर पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? ए भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना आंसर सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919। चलते हैं अब 51 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये अपना क्वेश्चन हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। ए संघ का प्रावधान, बी प्रांतों को स्वायत्तता देना, और तीसरा प्रांतों में द्विशासन की प्रस्तावना, और चौथा है केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। नीचे दिए गए कूट संरचना में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका कूट दिया हुआ है ए और 2, और बी में 1 और 3, सी में 2 और 3, और डी में 3 और 4। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ए सही आंसर है, 1 और 2 सही आंसर है। आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसका आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी कैबिनेट मिशन, सी साइमन कमीशन, और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। देखते हैं सही आंसर। तो डी अपना सही आंसर होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ए कैबिनेट मिशन, बी क्रिस मिशन, सी रॉलेट मिशन, और डी साइमन कमीशन। सही आंसर क्या है? तो अपना डी साइमन कमीशन। चलते हैं अब 54 नंबर की तरफ। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ विशेषताएं थीं। पहला, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, और दूसरा है गवर्नरों को विधायिकी क्रियाओं में निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरा आपका है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है केवल एक, बी है 1 और 2 दोनों, सी है 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी सही आंसर है, 1 और 2 सही आंसर है। ये जितने भी आप दिए गए हैं, आप
इस व्याख्या को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पचपन नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया दोस्तों। यह क्वेश्चन है, भारत सरकार नियम 1935 ने समाप्त की। ए प्रांतीय स्वायत्ता, बी प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, सी भारत की संघीय संरचना और डी जिम्मेदार केंद्रीय सरकार। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी अपना सही आंसर है, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था सही आंसर है। चलते हैं 56 नंबर की तरफ। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, और दूसरा एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध था, और तीसरा केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है 1 और 2 दोनों, और बी 2 और 3, सी 1 और 3, और डी है 1, 2 और 3। तो सही आंसर क्या है? तो अपना डी सही आंसर है, 1, 2 और 3 सही आंसर है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, तीसरा प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, और पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठा है प्रांतीय विधानमंडल, और सातवां है केंद्र में प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, आठवां है फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। प्रश्नगत तीनों कथन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित होने से सही उत्तर विकल्प डी हो हमारा होगा। चलते हैं अपने 57 की तरफ। 57 नंबर अपना क्वेश्चन है, यह है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आपका यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी है इसके द्वारा विभाजन उल्लिखित है, और डी इसके द्वारा रियायतें समाप्त हुई। तो सही आंसर क्या है? अपना ए सही आंसर है, यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है। अब चलते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यह आपका है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? ए केंद्र में 7 राज्यों में द्वैत शासन, बी है आपका द्विसदनीय विधानमंडल, सी प्रांतीय स्वायत्ता, और डी है एक अखिल भारतीय संघ। सही आंसर क्या है? तो एक केंद्र में 7 राज्यों में द्वैत शासन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अभी तक आप मेरे द्वारा जो वीडियो लाई गई है आपको अच्छी लगी हो तो एक बार मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि 1935 में भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। ए राष्ट्रीय प्रांतों पर और अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण कर रखना, और बी उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना, और सी है अंग्रेजों द्वारा समस्त राष्ट्रीय प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना, और डी है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो डी सही आंसर है, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 60 नंबर का क्वेश्चन अपना है दोस्तों, यह है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालचारी, और सी महात्मा गांधी, और डी है ए सी बोस। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं ए आपका जवाहरलाल नेहरू। 61 नंबर आ गया आपका, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ए 1858 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1919 का अधिनियम, डी 1935 का अधिनियम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं डी आपका 1935 का अधिनियम। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे आने वाली वीडियो आपको कैसी चाहिए इसके भी बारे में अपनी राय दें। देखिए 62 नंबर का अपना क्वेश्चन आ गया, यह है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबलित किया गया? ए 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
सही आंसर क्या है दोस्तों हैं सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। चलते हैं अब 63 नंबर की तरफ। यह क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ए रामगढ़ अधिवेशन 1940 और बी लखनऊ अधिवेशन 1936, सी फैजपुर अधिवेशन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं सही आंसर तो होगा बी लखनऊ अधिवेशन 1936। चलते हैं अब 64 नंबर की तरफ। यह क्वेश्चन आपका है केंद्रीय विधानसभा का के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ए 1926, बी 1937, सी 1945। सही उत्तर का नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यह है केवल एक बी और सी एक और सी और डी एक बी और सी। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना होगा सी ए और सी। ए और सी में क्या दिया गया है तो 1926 और 1945। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का 1926 और 1945 निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ। चलते हैं अब 65 नंबर के तहत। आप ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय विधानसभा का चुनाव वर्ष 1923, 1926, 1930, 1934 तथा वर्ष 1945 में हुआ था। वर्ष 1937 में हुआ प्रांतीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। ज्ञातव्य है कि 1935 के अधिनियम का संघीय प्रावधान लागू नहीं किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ। आपका 65 नंबर का क्वेश्चन है यह है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। सही क्या है तो अपना सी 1945। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम जिन्ना, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। सही आंसर क्या है तो ए अपना जवाहरलाल नेहरू। 67 भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत में संविधान के किस रूप में आविष्ट किया गया? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, सी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, डी भारत सरकार कार्य का संचालन। सही क्या है देते हैं बी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। 68 नंबर है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए संघीय विधानमंडलों को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, डी प्रांतीय राज्यपालों को। सही क्या है देखते हैं बी गवर्नर जनरल को। अब आते हैं 69 नंबर की तरफ। यह है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909। अन्य ऑप्शन को देखते हैं। अब बहुत ही कम प्रश्न हम लोग के बच गए हैं। अभी तक आपने धैर्य बनाया है तो थोड़ा और धैर्य आप बना लें, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं और उसको जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन को टच करते हैं। अभी आगे भारत सरकार नियम 1919, सी है भारत सरकार नियम 1935 और डी है भारत सरकार नियम 1947। सही आंसर क्या है देखते हैं। सही आंसर अपना सी भारत सरकार नियम 1935। 70 नंबर है यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही आंसर क्या है तो डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 71 नंबर है दोस्तों यह है क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु ये वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ए सोमनाथ लाहिड़ी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी एन जी रंगा। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर होने वाला अपना सी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
72 नंबर अपना क्वेश्चन यह है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है, सूची 2 दिया है। ए में है आपका डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ए प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान, बी भारतीय परिषद नियम 1909, दूसरा है द्वैध शासन का प्रारंभ और सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ और डी है भारत सरकार नियम 1935 और चौथा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना होगा बी, ए का आपका होगा, आप बी को देख लीजिए, इस प्रकार है। आपका ए का होगा चौथा, डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और बी है तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, और सी का दूसरा भारतीय सरकार अधिनियम 1909 आपका दिया है द्वैध शासन का प्रारंभ, और डी का पहला भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रदेशों में स्वायत्तता के लिए प्रावधान। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा व्याख्या को। 73 नंबर का अपना क्वेश्चन है, यह है आपके समक्ष, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, डी चार्टर एक्ट 1833, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं अपना होने वाला डी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। दोस्तों अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये जो अपना नेक्स्ट अपना चैप्टर आने वाला है, टॉपिक पे कवर करेंगे हम, उसको पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास विविध। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में हम इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अतः मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार, आपका दिन शुभ।